बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास 12th के प्रिज्म के सेकंड लेक्चर में। प्रिज्म के सेकंड लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं। पहला लेक्चर जिस लोगों ने नहीं देखा था वो फटाफट से जाकर के पहला लेक्चर कवर कर लें, तभी चीजें आगे क्लियर हो पाएंगी। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रिज्म के विचलन के बारे में जाना था। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के रेक्टेंगुलर सरफेस पर गिरेगी तो डेविएट होगी, और डेविएशन का हमने फॉर्मूला भी डिस्क्राइब किया था। आज हम लोग देखेंगे कि अगर डेविएशन ना हो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो एक केस मेरे पास है, जहां तक आपने अगर देख ही लिया होगा तो उसके बाद एक बार पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे पास कोई प्रिज्म है, ओके, और ये प्रिज्म प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से गिर रही है और ये डेविएट होती थी और फिर नीचे चली जाती थी, लेकिन ये डेविएट नहीं हो रही है। ये लाइट जो है ऑलमोस्ट सीधी चली जा रही है, और ये चीजें हमको लगभग तब देखने को मिलती है जब प्रकाश की किरण ऐसे माध्यम से होकर जाती है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, या फिर ये कह सकते हैं कि μ1 μ2 आपस में बराबर हो, तब प्रकाश से किरण कोई भी डेविएशन नहीं देगी। इस समय डेविएशन कितना होगा, 0 होगा। इसी के साथ अगर मेरे पास एक केस और है कि अगर मेरे पास अगर कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब गुटका टाइप का आप कह सकते हैं, यहाँ पर इसका μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है और इसका μ2 है। ऐसे केस में जब लाइट यहां से गिरेगी तो फिर डेविएट तो होगी, लेकिन ये समांतर निकल जाती है। ध्यान दीजिएगा, समांतर निकल जाती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर μ1 μ2 आपस में इक्वल नहीं भी है तो भी डेल की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो क्या बात समझ में आई, अगर प्रिज्म में μ1 μ2 इक्वल हो जाए तो डेविएशन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर प्रकाश से किरण μ1 μ2 इक्वल ना भी हो तो भी डेविएशन नहीं मिलेगा। ये है स्लैब के केस में, जिस गुटके के बारे में, शीट के बारे में बात हो रही है। और प्रिज्म से जरूरी है कि दोनों का कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अच्छा, ओके। अब हम बात करेंगे आज प्रिज्म के अपवर्तन के फॉर्मूले के बारे में। तो प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। शायद आपको याद हो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास कोई प्रिज्म है और प्रिज्म पर कोई एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक वर्णिक प्रकाश इस तरीके से आती है, गिरती है, ये नॉर्मल है बच्चों। ये कुछ लाइट हल्की सी बेंट हुई, यहां से आपने फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर यहां से जब लाइट अंदर से बाहर निकली तो इमर्ज हुई। अब हमने देखा कि लाइट जब यहां से यहां जाती, मतलब जाती तो कुछ इस तरीके से उसका पथ होता, लेकिन नहीं जा पाई और ये इतना रास्ते से भटक गई। भटकने का कॉन्सेप्ट जो था वो काफी अटपटा सा था, मतलब कि लाइट एक बार यहाँ बेंट हुई थी तो यहाँ पे हमने R1, और यहाँ बेंट हुई थी तो यहाँ पे हमने R2, यहाँ पे हमने I1, यहाँ पे हमने I2 मेंशन किया। ओके, और ये जो आपको देखने को मिला था इसे मैंने कह दिया था डेल। डेविएशन के लिए डेल रेफर किया जाता है। यहाँ पर प्रिज्म कोण होता है, दो आयताकार पृष्ठों के बीच में जो झुकाव देखने को मिलता है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक, ये बेस होता है और ये BC से दिखाया गया। इसे हम लोग अपवर्तित किरण, निर्गत किरण और आपतित किरण के नाम से जानते हैं। ये आपतित किरण होता था, ये आपतित किरण और ये निर्गत। ध्यान दीजिएगा। अब कहानी क्या है, अब मैंने बताया था कि जब प्रकाश की किरण इस तरीके से बाहर निकलती है तो यहाँ पर R1 प्लस R2 का हमने फॉर्मूला निकाल रखा हुआ था। R1 प्लस R2 की जो वैल्यू थी वो किसकी इक्विवेलेंट आ रही थी, A के इक्विवेलेंट आ रही थी। और यहाँ पर एक बात देखने वाली बात और है कि हमें I1, मतलब I1, I2 और A के साथ भी एक रिलेशन देखने को मिला था, साथ में डेल भी था। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की अवस्था में
अवस्था में क्या क्या निकाल लिए थे बच्चों हम लोग, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। तथा एक बात और देख लीजिएगा कि हमें मिला था डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। रिमेम्बर, याद आ रहा है, ये एक रिलेशन हमने स्टैब्लिश कर लिया था। अब एक बात मैं बता दूं कि प्रकाश की किरण जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाती है ये विचलन देखने को मिलता, लेकिन विचलन पहले घटता फिर बढ़ने लगता। उसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ समझाया था और कहा था कि ध्यान दीजिएगा कि विचलन और आपतन के बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन मिलता है, जिसमें जब आपतन कोण का मान थोड़ा एक लिमिट तक बढ़ता है तब उस समय विचलन सबसे कम होता है, फिर बढ़ाने पर ये विचलन फिर बढ़ने लगता है। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं डेल एम। कि डेल एम की जो केस होती है उस समय ये BC जो भुजा है इस BC भुजा के समांतर हो जाती है ये किरण जो आप MN से देख पा रहे थे। इस समय R1 और R2 आपस में इक्वल हो जाते हैं, I1 I2 आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी, और उस समय जो डेल की वैल्यू होगी वो सबसे कम मिलती है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अल्पतम विचलन की अवस्था में अल्पतम विचलन की अवस्था में आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्पतम विचलन की अवस्था में R1 की वैल्यू जो है वो R2 के इक्वल हो जाएगी, तथा और एक चीज होगा, तथा I1 इक्वल हो जाएगा किसके, I2 के। तब आप कह सकते हैं कि डेल जो है वो सबसे कम विचलन देगा, इसे हम डेल एम कहेंगे, मिनिमम डेविएशन एंगल कहेंगे। ठीक है, अर्थात हमारा जो इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण 1 है, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं R प्लस R इज इक्वल टू ए, तो यहां से R इज इक्वल टू हो जाएगा A/2, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये है अपवर्तन कोण। कहां जरूरत पड़ेगी, स्नेल के नियम में। स्नेल का नियम याद होगा आपको, स्नेल का नियम आपने 10th में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ा होगा, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ लिया होगा। R अपवर्तन कोण हो गया। पुनः अब इस R की वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं, ओके, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं डेल को डेल एम, और ये हो जाएगा I प्लस आई आपका हो सकता है 2i माइनस ए। यहां से I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एम प्लस ए बाई 2। तो ये आपको मिल गया I की वैल्यू। ठीक है, अब क्योंकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो स्नेल के नियमों का पालन होता है, मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ठीक है, तो वायु से ये पहला माध्यम कुछ भी हो सकता है, वायु से पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन होने पर, पारदर्शी माध्यम में अपवर्तन होने पर क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर दिया जाए। अपवर्तन होने पर स्नेल के नियम से मान लेते हैं कि ये पहला माध्यम है जो कि वायु है, और ये दूसरा माध्यम है जो कि आपका क्या है, ग्लास का बना हुआ है। तो ऐसे केस में आप लिख सकते हैं 1 and 2। 1 and 2 क्या बताता है कि लाइट आपकी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित हुई है, इज इक्वल टू पहले माध्यम का आपतन कोण I और दूसरे माध्यम का अपवर्तन कोण R। हालांकि हम लिख सकते हैं दोनों सेम है तो R। तो यहाँ 1 and 2 या म्यू भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, म्यू भी लिख सकते हैं। I की जगह पे आप I की वैल्यू रख सकते हैं साइन ब्रैकेट डेल एम प्लस ए बाई 2 और अपॉन साइन R की जगह पे वैल्यू, यहाँ पे हमने A/2 निकाला था तो ये हो जाएगा A/2। तो दिस इज फॉर्मूला। ठीक, कहां से कहां तक, जब एयर से
किसी मीडियम में एंटर करेगा और वो मीडियम ग्लास जिस मटेरियल का, जिस ग्लास का बना हो या फिर फाइबर का बना हो, जिस मटेरियल का ये सिस्टम बना हो उस मीडियम का ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला आ जाएगा। ये प्रिज्म के लिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसे प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र कहते हैं। प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, ठीक, ये प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र कहलाएगा। थोड़ा और समझते हैं, आगे डील करते हैं। अगर ये प्रिज्म मोटा ना होकर के पतला हो, यदि प्रिज्म पतला, अगर प्रिज्म पतला होगा तो क्या होगा? पतले होने के केस में आपको मैं बता दूं कि ये जो एंगल्स हैं, साइन के एंगल्स जो होते हैं वो छोटे होकर के एंगल की इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पतले प्रिज्म के बारे में बात करूं तो अगर साइन आई एंगल है तो ये नियरली इक्वल हो जाएगा आई के, मतलब उस समय एंगुलर फंक्शन एंगल की इक्वल हो जाता है पतले के केस में। तब साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 नियरली इक्वल टू एंगल की इक्वल हो जाएगा अपॉन 2, तथा आप यहां पे लिख सकते हैं साइन a/2 नियरली इक्वल टू a/2, फंक्शन एंगल की इक्वल हो जाएगा। ऐसे केस में हम लिख सकते हैं इसको 1 और 2 को सिर्फ n, और यहां पर आप लिख सकते हैं डेल m प्लस a/2 अपॉन a/2, कैंसिल कर लीजिएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। Na इज इक्वल टू डेल m प्लस a, और यहां से डेल m इज इक्वल टू Na माइनस a, डेल m इज इक्वल टू a कॉमन n माइनस 1। ये है पतले प्रिज्म के लिए विचलन का फॉर्मूला, ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन का फॉर्मूला, और ये किसी सामान्य प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, विचलन का फॉर्मूला कैसे होगा, और इससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे वो अगले क्लास में देखेंगे, और साथ ही देखेंगे कि प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।